नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन बजट बाजार में आपका स्वागत है, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो टैक्स कट्स किए हैं उसे टैक्स बोनांजा बीजेपी कह रही है। आपने सुना, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, ये पुराने टैक्स नए टैक्स रिजीम में हेरा फेरी है। लेकिन कुल मिलाकर लोअर मिडिल क्लास है कितना खुश, क्या है ये चुनावी दाव, इसी पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, जिसे आप टैक्स बोनांजा कह रहे हैं, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये दरअसल एक दाव है, पुराने टैक्स रिजीम नए टैक्स रिजीम में हेरा फेरी कर रही है सरकार, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। उनसे हम ये तमाम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने आज जब टैक्स कट को लेकर बातचीत की तो उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ, ये अब वो हिस्सा आ रहा है जिसका पूरे देश को इंतजार है। लेकिन जो उम्मीद थी, जिसका इंतजार था, वो हुआ। और क्या ये है चुनावी दाव, ये रिपोर्ट देखिए। I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25%. जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चुनाव से पहले आखिरी बजट में सरकार ने टैक्स में बदलाव किया, मध्यम वर्ग को राहत दी, टैक्स स्लैब में बदलाव किया और 7 लाख की आमदनी वाले लोगों को टैक्स से मुक्ति दी। Those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Honorable Speaker, sir. बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया। गरीबों को मुफ्त राशन मिला, युवाओं को रोजगार के उपायों का ऐलान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ टैक्स में बदलाव करके। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। Guiding us through the Amrit Kaal. बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई ऐलान किए गए, जैसे किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई। कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। लेकिन विपक्ष को बजट में कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। बजट में आम आदमी के लिए भी ढेरों ऐलान हुए, जैसे केवाईसी की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। अपने ढिढोरा पीटने में माहिर है सरकार और सरकार के वित्त मंत्री आज भी ढिढोरा पीटते चले गए, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरा बयान पेश करते हैं। महंगाई की रोकथाम नहीं है। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। बजट पर उद्योग से लेकर बाजार तक से पॉजिटिव बयान है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को बजट में कुछ दिख नहीं रहा। अब पता नहीं ये हकीकत है या सिर्फ विरोध की सियासत। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया
कुछ भी नहीं मिला बिहार को। यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई न कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। रात में जैसे सोते हैं, सपना देखते हैं और सुबह उठिए सब साफ है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और सरकार के ऐलानों पर उनकी नाराजगी, उनकी बौखलाहट साबित करती है। विपक्ष को पता है कि चुनावी साल में सरकार ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। खासकर टैक्स में बदलाव 2024 के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। आज तक क्यों? सरकार की क्या ये धमक जोरदार है क्योंकि ये चुनावी साल है। बहस भी अब शुरू करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ अब हम चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर। तो सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ, नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। यहाँ पर जीआईपी मॉल से, जहां पर आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं, वहां से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और हमारे साथ अतुल अंजान जी, नेता सीपीआई के, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी मोर्चा संभाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसका इंतजार करना होगा उनका कि वो आए और हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन संजय निरुपम जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो मान रही हैं कि टैक्स कट जो किया गया है, और कार्ति चिदम्बरम, जितना मुझे पता है शिवगंगा से आप ही के वो सांसद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टैक्स कट बजट के लिए अच्छा है। टैक्स कट होता है, लोगों के जेब में पैसा रहता है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं तो मार्केट इकोनॉमी बेहतर होती है। टैक्स में जो राहत दी गई है उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है अंजना जी, पूरे बजट में जो टैक्स का जो कंपोनेंट होता है बहुत छोटा सा होता है और उसके लिए अलग से फाइनेंस बिल वगैरह आता है, और उस पर कार्ति चिदम्बरम क्या बोले मैंने पढ़ा नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बजट से बहुत लोगों को उम्मीद थी कि ये चुनावी बजट तो होगा ही होगा, ये मोदी सरकार के दूसरी सरकार का आखिरी बजट है, तो बहुत सारी जो पुराने वादे हैं उन वादों के संपूर्ण होने की घोषणाएं भी हो सकती हैं, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कि वो वादे क्यों नहीं पूरी, ये भी बताएंगे। मसलन 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि शायद 1.5% कम हुआ है। 2022 तक स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को इस देश में घर मिल जाएगा, नहीं मिला। 2022 तक जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाले थे उस हिसाब से लगभग 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला था, नहीं मिला। तो मुझे लगा था कि वित्त मंत्री महोदया इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करेंगी, इसके बारे में अपनी मजबूरियां बताएंगी, या फिर इस पर जो भी उपलब्धियां उनकी वो उसकी गिनती कराएंगे। तो इस बारे में एकदम चुप्पी। तो उल्टे कृषि, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मेजर जो सेक्टर है हमारे, जो डेवलपमेंट के पूरे उसके डेवलपमेंट के इंजन को आगे बढ़ाते हैं, इन सारे सेक्टर में जो एलोकेशन है उसको बहुत कम किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बजट को बनाते समय सरकार ने बहुत ज्यादा जो जमीनी सच्चाई है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी दूर करने का कोई इंतजाम नहीं है, महंगाई को कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये 2 मेजर इश्यूज हमारे देश में हैं। ये वो देश है जहां 1% जो अमीर लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान के 40% वेल्थ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लगभग 50% गरीब ऐसे लोग हैं, वही पूरे जीएसटी का 64% कंपोनेंट देते हैं। मतलब आपने कहा जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ तो लेकिन दे कौन रहा है? जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो जीएसटी नहीं भर रहे हैं, सारा सामान्य लोग भर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग भर रहे हैं। तो इस पूरे बजट का मैं एक ही लाइन में कहूंगा, ये आंकड़ों की बाजीगरी होती है और खूब बढ़िया से बाजीगरी पेश की गई है। और कई बार कुछ ऐसे त्योहार होते हैं ना जिन त्योहारों पे आप मातम मनाते हैं,
मुझे हिंदू धर्म का त्योहार याद नहीं है, लेकिन जैसे उनका गुड फ्राइडे होता है या फिर मुहर्रम होता है, तो ये भी एक ऐसा ही त्योहार है कि इस पे आप खुशी नहीं मनाते। इस बजट के त्योहार के दिन आपको मातम मनाना पड़ता है क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती है। आप 5 लाख से लेकर के जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है उसको 7 लाख करते हैं, उससे कोई बहुत मेजर फायदा, बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके तुलना में अगर आप देखें तो लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। लोगों जो एक असमानता है अमीर और गरीब लोगों के बीच, वो जो असमानता को भरने का कोई प्रयास इस बजट के तहत नहीं दिख रहा है, ऐसा हमारा कहना है। और भी बहुत सारी चीजें, बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन मोटा मोटे तौर पर 2-3 विषय हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़े क्या हमारे साथ? सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़े क्या? हाँ जी। सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। हाँ जी। 3 प्रश्न है आपसे। एक तो उन्होंने सख्त शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उनका कहना है कि त्योहार है, लेकिन मातम वाला त्योहार है। उन्होंने मुहर्रम से तुलना कर दी है बजट वाले दिन की। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आंकड़ों की कलाबाजी आपने की है। अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ओल्ड रेजीम, टैक्स रेजीम, न्यू टैक्स रेजीम आपने हेरा फेरी करके दिखा दिया है कि इतना लोगों को फायदा पहुंचा। कुछ संजय जी कह रहे हैं। और तीसरी बात जो बड़ी है वो ये है कि क्या आपने 2024 के पहले और 2023 में 9 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर तमाम घोड़े खोल दिए हैं, जिसमें अभी तक आप संयमित थे अपने पिछले बजट्स में? देखिए, पहली तो जो उनका अंतिम वाक्य था वहां से प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा मुहर्रमी मातम। अरे भाई, जिसकी मानसिकता ही मुहर्रमी हो तो उसे मातम ही दिखेगा, उन्हें वास्तविकता दिख ही नहीं सकती है। बहुत स्पष्ट सी बात है। यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दृष्टि से देखते तो आईएमएफ ने अगर भारत की रैंकिंग बढ़ाई है तो संजय जी जब वो पूरा कर ले तो जवाब दीजिएगा। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अभी। हाँ ठीक। हाँ, तो देखिए, ये जो बजट रखा गया है ये विकसित भारत की आधारशिला बनाई गई है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने लगातार बढ़ोतरी की और उससे जब हम 10 लाख करोड़ तक की हमने व्यवस्था की है तो पिछले वर्षों में 3.5, 5.5, 7.5 हमने खर्च किया है। ऐसा नहीं कि हमने किया और नहीं किया। और मैं आपको बात बता दूं, आर्थिक विशेषज्ञों का यह सर्वे है कि जो हमारे विपक्षी लोग कहते हैं ना, सीधे हाथ में पैसा दे दो, सीधे हाथ में पैसा दो। अरे भाई, उस पैसे का उपयोग करने के लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। अगर आप सीधे पैसा देते हैं तो एक व्यक्ति को उस पैसे का जानते कितना लाभ मिलता है? 1 रुपया अगर आप देते हैं तो इस बारे में 45 पैसे से 90 पैसे तक का अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन आता है उस 1 रुपए से। और यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए वो 1 रुपया देते हैं तो 3 रुपए 45 पैसे के बराबर का लाभ आगे जाकर होता है। अब यह विषय यदि कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यह उनकी समझ का फेर है। जहां तक आप इस बजट को देखें तो गरीब से गरीब वर्ग से लेकर, चाहे अन्न योजना के विस्तार से लेके, तटीय क्षेत्रों के मछुआरों से लेके, किसानों में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगले वर्षों में स्थापित करने से लेके, मॉडर्न हाईटेक में 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था करने से लेके, ग्रीन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था से लेकर, अगर टैक्स स्लैब में मध्य वर्ग के को छूट देने तक लेकर, मुझे लगता है कि एक सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी इस प्रकार का बजट दिया है जो 2047 के विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला है। ठीक है, चूंकि आप संजय जी जवाब देना चाहेंगे वो मुहर्रमी खुशी पर, लेकिन थोड़ा सा मातम पर, माफ कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक शुरुआती कमेंट बजट पर ले लेते हैं, उसके बाद से आप लोग आपस में चर्चा कीजिएगा। केसी त्यागी जी, उसके बाद से अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ सांसद बीजेडी के भी जुड़ गए हैं, अमर पटनायक जी, स्वागत है आपका। लेकिन केसी त्यागी जी, मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जो नीतीश बाबू ने अब हर मुद्दे पर ठान लिया है, बाहर आते कहते हैं मैंने तो अभी सुना नहीं है, मैंने तो अभी देखा नहीं है, अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। सो उन्होंने बजट पे भी ऐसा बोल दिया। आज मुख्यमंत्री हैं साहब वो बिहार के, कह रहे बजट ही नहीं देखा है, पहले पता करता हूं, देखूंगा, पता करूंगा, फिर बोलूंगा। क्या मामला है? मामला बजट पर मैं आता हूं और मैं सकारात्मक होने का प्रयास करूंगा। जो आपने कहा कि विपक्ष टोटली नकारात्मक है, एक तो मैं
ये मान के चलता था कि भारतीय जनता पार्टी पर संघ का वैचारिक प्रभाव रहता है। मेरा वो भ्रम भी आज टूट गया, क्योंकि 2 महीने पहले भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो 4 मांगों के साथ यहां पर दिल्ली में आए थे। मैं चारों मांगों का समर्थन भी करता हूं और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि वो चारों मांगे इसमें आएंगी। 1, लाभकारी मूल्य की गारंटी। 2, कृषि सामानों से हटेगी जीएसटी। 3, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी। 4, जीएम फसलों की अनुमति। तो संघ का जो अनुषांगिक संगठन है भारतीय किसान संघ, उसने 4 मांगे रखी थी। उन चारों की चारों मांगों को नजरअंदाज इस बजट में किया गया। नंबर 1। नंबर 2, संघ के नंबर 2 के पदाधिकारी हैं सम्मानित श्री हसबोले जी, उन्हीं के आंकड़े। टोक रही हूं मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार उनके पास चलते हैं। अनुराग जी, जो टैक्स बोनांजा आपकी सरकार कह रही है, उसे तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इन्होंने तो, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रजीम, न्यू टैक्स रजीम के जरिए आपने हेराफेरी की है। वो कह रहे हैं कि 24 के लिए ये चुनावी दाव है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ओवरऑल बजट पर? 3 बड़ी बातें जो आपकी नजर में हैं, और टैक्स कट के जरिए क्या चुनाव के लिए एक दाव है? मैं पहले तो यही कहूंगा कि मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ से कहती लोग लुभावन बजट है, दूसरी तरफ से कहती कि कुछ नहीं है। पहले तो तय कर ले कि है क्या। मैं इतना ही कहूंगा, ये बजट मोदी जी की सोच विकसित भारत बनाने के लिए, और अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने की मजबूत नींव रख रहा है। ये बजट गांव गरीब का, महिला मजदूर मध्यम वर्ग का, किसान नौजवान का है। मैं तो कहूंगा सर्वसमावेशी, पारदर्शी और दूरदर्शी ये बजट है। अंजना जी, अगर आपने 3 इसमें कहा, तो मैं पहला कहूंगा, अगर आप इसमें देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,30,000 करोड़ से 33% की वृद्धि करके 10 लाख करोड़ पे रखा गया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। यह आउटले आज तक का सबसे बड़ा है। दूसरा, रेलवे के लिए अगर 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है, तो इसका मतलब 9 गुना ज्यादा 2013-14 के मुकाबले है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पर 3 करोड़ 25 लाख लोगों को अब तक पक्के मकान देकर लखपति बनाने का काम मोदी सरकार ने देश के 3 करोड़ 25 लाख परिवारों को किया है। वहां पर 66% की वृद्धि करके 79,000 करोड़ रुपया इस बार प्रावधान रखा है। 20 लाख करोड़ रुपया हमने किसान क्रेडिट में रखा है, ताकि पशुपालक हो, मत्स्य पालन हो, डेयरी वाले हो, उनको ज्यादा पैसा मिल सके, रोजगार स्वरोजगार के अवसर उनको मिल सके। युवाओं की दृष्टि से मैं देखूं तो उनको फ्यूचर वर्क्स के लिए, स्किलिंग के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, इसको लेकर स्किलिंग दी जाएगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स देश भर में खोले जाएंगे। 3 इंटरनेशनल सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे। 47 लाख युवाओं को स्टाइपन देने का काम भी किया जाएगा। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम में रखा गया, ताकि उनका विस्तार भी हो, वहां पे भी रोजगार के अवसर मिल पाए। ये ऐसे ही हमारे महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र, 2 लाख की बचत तक उनको 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हमारे बुजुर्गों को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक का बजट का प्रावधान कर दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला, जो 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, उनको भी और ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा मार्केट देने का काम इसके माध्यम से करने का काम किया जाएगा। मैं लंबी सूची पे आपको गिना सकता हूं, लेकिन आपके और प्रश्नों तो मैं जवाब। ठीक है अनुराग जी, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है ये कि आपका ये बजट 3 वजहों से मैं बता रही हूं कि पूर्णतया चुनावी लगता है। 1, 2, 3 चीज गिनाऊंगी, तीनों पर आप बताइएगा। सबसे पहले, अभी तक आपकी सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस के मद्देनजर ज्यादा कुछ भी लोक लुभावन, पॉपुलिस्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार आपने टैक्स में एक बड़ा, सीधे 5 लाख से आप नए रिजीम में 7 लाख तक का टैक्स माफी दे रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये टैक्स बोनांजा नंबर 1 चुनावों के मद्देनजर है? आप जो मुफ्त राशन बांट रहे हैं, उसको आपने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कोविड का काल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप 80 करोड़ जनता को अगर मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो आपको पता है कि 24 तक इसे ले जाना होगा, नहीं तो चुनावों में नुकसान हो सकता है। तीसरी तरफ 66% पीएम आवास योजना में इजाफा किया गया है, क्योंकि
लोगों के लिए घर बनाना और एक के लिए बनाइए तो पूरे उस आसपास में बात फैलती है कि पीएम आवास योजना के तहत मुफ्त घर मिला है। तो घर को लेकर भी एक चुनावी पासा खेलते हुए आप दिख रहे हैं। 3 बातें मैंने कही हैं जिसके मद्देनजर ये लगता है कि ये 24 के लिए चुनावी बजट है। तीनों पर आपकी प्रतिक्रिया। अंजना जी, पहला आपका था, उस पर मैं जवाब दे दूं। इनकम टैक्स स्लैब अगर बढ़ाया गया 5 लाख से 7 लाख करके छूट दी गई है, तो हमने दोनों ही पुरानी टैक्स रिजीम, नई टैक्स रिजीम, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अगर टैक्स कलेक्शन भारत सरकार का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे, दोनों में ही रिकॉर्ड वृद्धि पिछले वर्ष हुई है। आपदा के बावजूद भारत में टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई। इनकम आप अगर जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो वो भी 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो कभी 1 लाख करोड़ भी नहीं होती थी, क्योंकि निर्णय साफ किए, ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी खड़ी की। उसी तरह से हमने लोगों को कहा कि आपका कर का पैसा गरीब के कल्याण के लिए खर्च होता है, तो लोगों ने टैक्स भी देना शुरू किया, ज्यादा उसका फाउंडेशन भी बढ़ा है, आधार बढ़ा है। लोगों ने मोदी सरकार पर विश्वास किया कि हम 1 रुपया भी टैक्स देते तो गरीब के कल्याण के लिए खर्च होता है, इसलिए इसको बढ़ा है, तो हमने भी छूट देकर उनको और सुविधा दी है। दूसरा, आपने कहा कि आवास योजना में 66% वृद्धि क्यों? क्या आजादी के 75 वर्षों के बाद भी करोड़ों लोग अगर बेघर थे, कच्चे मकान में रहते थे, टपकती हुई छत के नीचे रहते थे सर्दी और गर्मी में, क्या उनके पास पक्के मकान का कोई आधार नहीं होना चाहिए? हमने 3.25 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए, हम बाकियों को भी अगले साल में पूरा करके देंगे। हमने लक्ष्य रखा था कि 2022 तक करेंगे, बीच में आपदा आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने करने का काम किया था। तीसरा, आपका कुछ और प्रश्न था, तीसरा क्या था अंजना जी? तीसरा प्रश्न था मेरा कि ये जो मुफ्त अनाज की योजना है, वो बता रही है कि जनवरी 2023 से हम शुरू कर रहे हैं अंत्योदय, और जो मुफ्त अनाज प्रायोरिटाइज्ड हाउसहोल्ड्स हैं उनको हम देंगे। तो एक तरह से मुफ्त राशन वाली योजना को आप चला रहे हैं 24 तक। देखिए, दुनिया भर में ये आरोप लगा, बड़ी एजेंसीज ने, कुछ भारत के चैनल्स ने भी चलाया कि महामारी के समय इतने करोड़ लोग मर जाएंगे। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जहां 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, 30 करोड़ वैक्सीन दुनिया के 101 देशों को देने का काम किया, 190 देशों को हमने पीपी किट से लेकर दवाइयां देने का काम किया, वहीं पर भारत के 80 करोड़ लोगों को महामारी के साथ साथ भूखमरी से बचाने का काम भी किया, और 3 साल तक दिया, 4 लाख करोड़ खर्च किया, गरीब की जान बचाई है, कोई बुरा काम नहीं किया। और आगे भी हमने अपने अनाज के भंडार गरीबों के लिए खोल के रखे ताकि गरीब के ऊपर बोझ ना पड़े। और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम बात करते हैं, केवल बिल पास करने तक नहीं सोचते, हम उसको पूरा करने का काम भी करते हैं। आज भारत, जहां दुनिया भर में अनाज का संकट था, लेकिन भारत ने अपने अनाज के भंडार भी भरे, अपने गरीबों को अनाज देने का काम किया, तो दुनिया के संकट में भी आज हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। तो हमने अपने गरीबों का ध्यान से लेकर देश का भी ध्यान उस पर रखा है, और इसको बिल्कुल भी चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए थी, जो सबसे ज्यादा गूंज रहे थे अनुराग जी, ठीक है, ठीक है, 2 मुद्दे, एक तो बेरोजगारी, एक महंगाई। क्या किया आपकी सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए? इस बजट में क्या सोचा गया है? बेरोजगारी, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना सम्मान जो किया जा रहा है, वो क्या है? मतलब इसके जरिए कैसे आप रीच आउट करेंगे माइक्रो लेवल पर? महंगाई और बेरोजगारी दोनों। देखिए, आपने अच्छा हुआ प्रश्न उठाया, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए अंजना जी, आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा ईपीएफओ के आंकड़े में कि दुगनी हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, 27 करोड़ पहुंच गया, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार और ज्यादा बढ़ने का काम हुआ, नई जॉब ज्यादा मिली हैं। दूसरा, महंगाई की दृष्टि से अगर आप अमेरिका, यूरोप, जापान और पाकिस्तान तक के आंकड़े भी देखेंगे, स्पष्ट नजर आएगा वहां 4-4 गुना से लेकर 7-7 गुना महंगाई बढ़ गई। लेकिन भारत में जब कांग्रेस के सामने स्थिति नहीं थी, तब भी 11-12% महंगाई थी, आज 5% महंगाई है। महंगाई दर लगातार कम आई है, नियंत्रण में रखी गई है। हर कदम मोदी सरकार ने उस दिशा में उठाए हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था जहां 10 नंबर की थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। हमने अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, महंगाई को भी नियंत्रण में रखा है, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। जहां मोबाइल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बनकर तैयार हुए हैं।
जहां 7,500 करोड़ रुपए का निर्माण होता था, आज 2 लाख करोड़ रुपए तक का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आपको कई आंकड़े दे सकता हूं। रोजगार भी पैदा किया है तो महंगाई को भी नियंत्रण में रखने का काम किया है। और ये आंकड़े बोलते हैं, मेरे नहीं, IMF से लेकर RBI तक के आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, केंद्रीय मंत्री जी। लेकिन कुल मिलाकर अब 2024 में जनता का क्या इस पर टिकमार्क रहता नहीं रहता उस पर नजर रहेगी। लेकिन 2-3 बातें तो ऐसी हैं जिससे लगता है कि इस बार आपकी सरकार ने चुनाव पर एक नजर रख के दूसरी नजर से बजट बनाया है। अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी जुड़ रहे हैं आज तक पर। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही कि टैक्स रिजीम में हेरा फेरी का आरोप अधीर रंजन जी लगा रहे हैं। टैक्स कट के जरिए आपने एक बहुत बड़ा टैक्स बोनांजा दिया है, एक तरह से मिडिल क्लास को राहत दी है। क्या ये चुनावी बजट अब कहलाएगा, क्योंकि 66% आपने PM आवास योजना में भी बढ़ाया है, आप मुफ्त राशन योजना को भी आगे ले जा रहे हैं, या फिर फिस्कल प्रूडेंस का भी ख्याल रखा गया है? बड़ी बातें आपकी नजर में इन दोनों एंगल से क्या है हरदीप जी? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, जो आंकड़े हैं और आंकड़े क्या स्टोरी बताते हैं। 9 साल पहले मोदी जी ने जब दायित्व संभाला, उससे पहले हमारी पर कैपिटा इनकम देश में 1 लाख रुपए थी। आज वो पर कैपिटा इनकम उस दुगनी होके 1,97,000 है। 9 साल पहले वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, अर्नेस्ट एंड यंग की एक स्टडी है जो कहती है कि 2040 तक द इंडियन इकोनॉमी 26 या 27 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो हम 5वें स्थान से 3री स्थान, और उसके बाद प्रोबेबली वी माइट इवन बिकम द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसको एक तरफ छोड़िए, आज का बजट जो है, प्लीज लुक एट दिस इन कनेक्शन विद कल माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की स्पीच, कल का इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट क्या कहता है। देखिए, 2 मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल वो है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज ने महामारी के दौरान अडॉप्ट किया। उसमें क्या था, बड़े मैसिव स्टिमुलस पैकेजेस दिए। एक जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, उन्होंने 20 ट्रिलियन डॉलर की स्टिमुलस पैकेज दिया। उससे क्या हुआ, द लार्जर अमाउंट ऑफ मनी was chasing the same goods and services, और वहां इन्फ्लेशन बढ़ गई। हमारे यहां भी स्टिमुलस पैकेज था, बट वो बहुत सेंसिबल और मैच्योर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। आज स्थिति ये है कि हम 2 साल की कठिनाइयों के बाद वी आर बैक टू प्री कोविड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, वी आर बैक टू प्री कोविड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्यों मैं इतना महत्व दे रहा हूं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अगर 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा तो आप देखिए केंद्रीय सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर और राज्य सरकारों को भी 1 करोड़ 30 लाख ज्यादा मिलेगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सीमेंट यूज होगी, स्टील यूज होगा, और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। ये तो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बाकी सेक्टर्स में भी आ जाएं तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, विच इज फॉर्मिंग द बेसिस फॉर आवर ट्रांजिशन टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है सर, अब मैं टैक्स जो कट है उसको लेकर एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। अब बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम ही आपको आएगा, आप लेकिन ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजीम में तमाम एग्जेम्पशंस ATC के तहत मिलते थे, तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सेविंग्स को ये सरकार एनकरेज नहीं कर रही है बल्कि डिस्करेज कर रही है, उनको नए रिजीम की तरफ पुश करिए जिसमें स्ट्रेट लाइन में आप जाइए 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है और उसमें एग्जेम्पशंस के प्रावधान नहीं है। एंटी सेविंग्स ये मैसेज जा रहा है जब आप नई स्कीम को, नई टैक्स स्कीम को प्रमोट करते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर इस पर आपका क्या जवाब होगा हरदीप जी? अंजना जी इसकी बहुत एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कह रहे हैं कि हम किसी को कंपेल कर रहे हैं, आप उनको फोर्स कर रहे हैं नई टैक्स रिजीम की तरफ जाने, वो बिल्कुल गलत है।
अगर तो हमने पुरानी टैक्स रेजिम बंद कर दी होती तब तो ये आरोप लग सकता था, पर अभी हम ये कह रहे हैं ये डिफॉल्ट है। अगर किसी को पुरानी टैक्स रेजिम में एग्जेम्पशंस का बेनिफिट है और वो एग्जेम्पशंस के इतने शौकीन है कि वो नई टैक्स रेजिम में नहीं आना चाहते हो तो ना आए। पर हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और मैं माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम हर एक फ्रंट पे वी आर गोइंग थ्रू अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्लैब्स, थ्रू अ रैशनलाइजेशन ऑफ दिस थिंग। और इसलिए अगर किसी को और कोई मुद्दा नहीं मिले तो बोले कि ये इसमें सेविंग का ये होगा, हम सेविंग इंकरेज नहीं करना चाहते। कौन कह रहा है हम नहीं करना चाहते? आप बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए। आई थिंक इसके लिए आपको मुझे अलग एक सेशन करना पड़ेगा वेयर आई कैन पार्टिसिपेट एज ए कंज्यूमर, एज ए सिटीजन, एज अ टैक्स पेयर। तो मैं लगता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद क्रिटिसिज्म है जिसको और कुछ नहीं मिल रहा। आप उनको कहिए, देखिए हम कहां हमने शुरुआत की थी, महामारी के दौरान क्या गड़बड़ हो सकती थी, हमने उसको नेविगेट किया। 2,20,00,000 वैक्सीन 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनाए और मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट करे। ये वही लोग हैं जो बात कर रहे हैं, मैं उनके राजनीतिक दल को डिग्निफाई नहीं करना चाहता, जो कह रहे थे कि आपको कोवैक्सीन को नहीं अनुमति देनी चाहिए थी, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। ये क्या चाह रहे थे कि महंगी वो फाइजर की वैक्सीन जो है उसको हम इंपोर्ट करें, उसके विवाद में लोग फंस गए हैं अभी। तो मैं समझता हूं इनकी क्रिटिसिज्म को आप अपनी शो पे, विच बहुत आपका प्रेस्टिजियस शो है, आप ये इनको मौका देने चाहते हैं कुछ बोलने का, वो तो ठीक है। दे आर एंटाइटल्ड टू देयर व्यूज एंड दे आर एंटाइटल्ड टू मेक स्टेटमेंट्स विच ओनली रीअफर्म देयर इररेलेवेंस। पर मेरा ये कहना है कि ये बजट इज एब्सोल्युटली 10 आउट ऑफ 10 बजट। इस बजट से सिर्फ ग्रोथ नहीं आएगी, ओवरऑल बजटरी और इकोसिस्टम में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है और जो आपकी जो प्रायोरिटीज है ग्रीन एनर्जी की, उसकी ट्रांजिशन की, 10 लाख करोड़ एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का, साथ में 10,000 करोड़ आपने दिया ग्रीन एनर्जी के लिए, आपने ओएमसीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। ये बहुत पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और फार साइटेड है। और ये दिस इज द बिगिनिंग। इसको आप ले जाके अगर हमको ले जाना, बाय द टाइम वी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन 2047, उससे पहले हो जाएगा और नेट जीरो पे। दिस आर द काइंड ऑफ प्रोविजनिंग दैट यू रिक्वायर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बजट को आप 10 ऑफ 10 कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से पैन आउट करता है सबकी नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तमाम जो अन्य मेहमान हैं उनका रुख करते हैं और शशि पांजा जी हमारे साथ थैंक यू सर, थैंक यू। पांजा जी हमारे साथ पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं। जल्दी से सर, सबसे मुझे लगता है कि टैक्स को लेकर जो सरकार ने किया है उससे आप खुश होंगे, बल्कि इसी के साथ मैडम क्या लगता है आपको कि जो अन्य प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि सरकार का कहना हमने मिडिल क्लास, गरीबों, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, ओवरऑल रिएक्शन हमारे दीदी ममता बनर्जी, राज्य के मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री, चेयरपर्सन ने पहले ही कहा, दोपहर को ही जब बजट समाप्त हुई उसके बाद ही उन्हें कहा कि दिस इज नॉट अ फ्यूचरिस्टिक बजट, इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक बजट। अर्थात इसमें आप कुछ ऐसा कौशल चला रहे कि आप माने उनको लाभ हो, लेकिन इसमें लोगों की लाभ नहीं है और ये एंटी पीपल बजट। और इस साफ तरीके से अगर कहे तो इसमें किसानों के लिए क्या है, एमएसपी बात नहीं है, गरीब लोगों के लिए क्या है समझ नहीं आ रहा है, डेली वेज अर्नर्स जो है उनके लिए क्या है समझ नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए कि हम लोग मनरेगा को लेकर जो बात करते हैं, जो मनरेगा की स्कीम है, इस साल इसके लिए जो बजट एलोकेट गए, पिछले साल 89,000 करोड़ थी, तो इस साल कम होके 60,000 करोड़, ये घट गया है। मनरेगा के लिए आप घटा दिए, तो आप सोचिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे फूड सब्सिडी वाली बात कुछ नहीं, और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि कहीं ना कहीं समाज कल्याण वाली बात आफ्टर थॉट, बाद में आ रही। आप भी अंजना दी जानते हैं कि जब कोई भी राज्य सरकार समाज कल्याण की कोई भी स्टेप जब ली है या कोई प्रकल्प घोषणा की है, तो यही सरकार
और जिस राजनीतिक पार्टी के साथ ताल्लुकात है अधिकतर लोगों को, वहां के निर्वाचित सांसद, वो कहते थे ये फ्रीबीज है, ये फ्रीबीज है, ये आपको भीख दिया जा रहा है, इस तरीके से नहीं चलता है। लेकिन आज देखिए, या तो जैसे सामने इलेक्शंस है, इस साल स्टेट इलेक्शंस है, अगले साल। मैं सुधांशु जी से भी सवाल कर लूंगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से कमेंट लेते हैं। केसी त्यागी जी, आपने आधी बात कही थी, अब बीच में मैंने आपको टोक दिया था। त्यागी साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। किसानों के मद्देनजर आपने कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए, 2 लाइन में अगर समाप्त करें, उसके बाद मैं अनुराग जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। पटनायक साहब, मैं 2 में करने का प्रयास करूंगा। आपने किसानों का और नौजवानों का जिक्र किया है, तो एक तो सबसे बड़ा वायदा था 2016 में, मेरे मित्र बैठे सुधांशु जी जब साथी थे हम, और ये कि आय दुगनी होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं सुधांशु जी कि आय का जो औसत है वो 15% किसानों का घटा है पिछले 6 वर्षों में, नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी इनकम है किसान की, वो घटी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ये देश के किसानों की सबकी मेहनत का नतीजा है। आप ऑर्गेनिक खाद इस पर, कृषि पे खर्च करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जो मूल बात थी जिसके लिए किसान यहां पर 6 महीने बैठे, 1 साल बैठे रहे, 600 किसानों ने शहादत दी, प्रधानमंत्री ने अच्छा किया कि उनको सह सम्मान वापस भेजा। एमएसपी का क्या हुआ? एमएसपी जो है गारंटी के साथ दी जाएगी, आपने कमेटी बना ली, 1 साल से मीटिंग ही नहीं है आपकी। दूसरा, जो लागत मूल्य है वो कम करने की बात कई बार आपकी पार्टी ठीक है। एमएसपी पर जो कमेटी का आपने वादा किया किसानों के साथ बैठक में, उसमें बिल ठीक है, वो लागत मूल्य कम करने की बात और एमएसपी पर कुछ भी ठोस नहीं हुआ। ठीक है त्यागी जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, मुझे 3 और लोगों से कमेंट लेना है। जो मुख्य बातें हैं आपकी, एमएसपी का जो वादा किया गया था, कमेटी बना के 1 साल से आपने लटकाया हुआ है सुधांशु जी, और दूसरा वो कह रहे हैं लागत किसान का कम है, इसके लिए आपने क्या किया? अनुराग भदौरिया, इसके बाद अतुल जी आ रही हूँ। अगर मैं त्यागी जी की बात को आगे बढ़ाऊं तो किसानों के जो इक्विपमेंट है उस पर जीएसटी आपको करना चाहिए, तो जीएसटी खत्म कर देनी चाहिए थी, तो शायद उनको फायदा होता इस बात का। उसके लिए तो आपने कोई प्रोविजन किया नहीं। दूसरा, हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो आपने सवाल उनसे पूछा था कि महंगाई, बजट में एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं मामला। अरे तो क्यों जीएसटी, क्या बात करें आप जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट, लेकिन वो जीएसटी काउंसिल में वो बजट का हिस्सा बिल्कुल, लेकिन वो इस बात को कह सकते थे। दूसरी बात, जहां तक अभी टैक्स पेयर की आप बात कर रही थी, टैक्स सेविंग पे जो इन्होंने किया है, पहले भी ये 5 लाख का था, 5 लाख से 1,50,000 तक आप एटीसी के उस पर आपका डिडक्शन होता था, और 50,000 में भी आप एनपीएस ले सकते थे, तब भी आप करीब 7 लाख के करीब पहुंच जाते थे। लेकिन आपने सीधा 7 लाख किया, तो आपने नया क्या किया? या 7 लाख के बाद आप कर देते एटीसी और उसके बाद उसका 50,000 का एनपीएस कर देते, तो लगता है कि आपने कुछ लोगों को राहत दी है। तो आपने क्या किया? आपने सीधा 7 लाख कर दिया, मतलब इधर सीधा कान ना पकड़ के आपने घुमा के कान पकड़ा है, लेकिन आपने कोई बेनिफिट नहीं दिया है। ठीक है, अतुल अंजान जी, कोई एक खूबी अगर आपको दिखी हो और खामियां तो। अंजना जी क्या बोलूं, अंजना जी क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं? आपने बहस में अब तक 37 मिनट हो गए, और उस 37 मिनट में आपने 27 मिनट मंत्रियों को ही दे दी, सरकारी पक्ष को दी, तो बहस किस बात की होगी? हम क्या बोलेंगे? आपके पास समय की कमी हो जाएगी अभी। ये बजट लोगों को चुनाव के दृष्टिकोण से रखा गया है, उसमें भी इस बजट में कॉर्पोरेट घरानों को अपने तरीके से माल कमाने की तमाम रास्ते खोले गए। मैं एक बार जल्दी पढ़ के आपको बता देता हूं। टोटल एग्रीकल्चर के ऊपर और अलाइड सेक्टर पर 2022-23 में 1,51,523 करोड़ रुपया दिया गया था। इस बार 1,44,214 करोड़, लगभग 5% गिरा दिया। एग्रीकल्चर और अलाइड के अंदर 3.84% था पिछले बजट में, वो 3.20 हो गया। अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा में आपने 15,000 का था करोड़ का, उसको आपने 13,000 कर दिया, 12% गिरा दिया उसको। प्राइम मिनिस्टर किसान योजना के अंदर 68,000 था, आपने 60,000 करके 13% गिरा दिया। और सबसे बड़ी बात जिसकी बड़ी आप चीख चिल्लाट, हमने मनरेगा में ऐसा किया। आपने तो मनरेगा के संबंध में कहा था कि ये ब्लंडर्स का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और उसके बाद लगातार जब आप नौकरी नहीं दे पाए 2 करोड़ की, तो कह रहे हमने मनरेगा में इतने लोगों को नौकरी दी, मनरेगा में इतने। आपने क्या किया? 73,000 करोड़ का पिछले साल मनरेगा में था, आपने उसे घटा के 60,000 कर दिया, लगभग 18% कर दिया।
कम कर दिया। लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसमें पैसे बढ़ाए जाएं। 150, 200, 250 रुपए में काम नहीं बन रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आपने लगभग 31% की कमी कर दी इस बजट के अंदर। पीएसएस, प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन में को आपने खत्म कर दिया। पिछली दफा 1,01,500 करोड़ रुपया था, अब की आपने 0.1 करोड़ दिया है। तो आपने दिया क्या है लोगों को? और आप सुनेंगे इस बजट के अंदर एक और बात कह के खत्म करता हूं बजट को। मैं लगातार इसको पढ़ रहा हूं कि ये जो बजट है कि इसमें फूड सब्सिडी पर 90,000 करोड़ की कटिंग है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 50,000 करोड़ रुपए की कमी है और पेट्रोलियम सब्सिडी पर 6,900 करोड़ रुपए की कमी है। कैसे आप गरीबों के और साधारण मध्यम वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ करेंगी? आप तो उनकी हड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या हुआ? सेबी के ऊपर संबंध में कोई शब्द नहीं बोलेंगे आप? आपकी ही सरकार की संस्था सेबी पर कुछ नहीं बोलेंगे? वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए। हिंडन अगर देश के अंदर कोशिश आवाज करेंगे जा कि रही अंत है, में एक बार अगर सुधांशु जी से सबका जवाब ले लें। ठीक है सर। अमर पटनायक जी, ठीक है, वाजिब सवाल आपने उठाया। अमर पटनायक जी, सांसद बीजेडी के, जल्दी से सर, जल्दी से आपके मुख्य बिंदु। पहला, हाँ, देखिए इसके ऊपर हमारा पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी फॉर्मली बताएंगे, लेकिन मेरा इसमें मानना ये है, पहला चीज कि ये जितना भी बजट बने उसमें स्टेट्स को पास जितना डेवोल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने से इम्प्लीमेंटेशन तो वहीं पे होता है। एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन, वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके उनको जितना ज्यादा पैसा देना चाहिए था इस बजट में नहीं हुआ। जितना लास्ट टाइम था 30% करीबन आ रहा था टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, उतना इस बार आ रहा है। और उसके ऊपर भी एक सेस सरचार्ज एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से जो डिविजिबल पुल है वो कम हो गया है और स्टेट्स को अभी कम मिलेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अभी जो बोला गया है, सब जितने भी सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स इसमें वक्त की थोड़ी सी कमी है पटनायक जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है। माधव जी, 2 लाइन। संतुलित सकारात्मक बजट जो विकास को भी करेगा, विकास भी जारी रहेगा और इन्फ्लेशन और फिजिकल डिफिसिट पे भी कंट्रोल करने का काम करेगा। मुझे लगता है इस बजट की प्रशंसा करनी चाहिए। सभी सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है, खासकर सैलरीड क्लास के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। ठीक है, अभी तो आप रहेंगे किसान पर 2 लाइन सुधांशु जी, जिसके साथ अंत करेंगे किसान पर। सम्मान निधि बढ़ा देते, क्योंकि कृषि क्षेत्र को लेकर सम्मान निधि बढ़ा देते, सम्मान निधि बढ़ा और कम कर दिया। 10 करोड़ से नहीं, 10 करोड़ किसान की जगह 8 करोड़ कर दिया। बताओ, 2 करोड़ किसानों को हमारे विरोधियों ने जो बोला उसके लिए नहीं। अतुल अंजान जी की जहां पे सरकार है, केरल में एकमात्र जगह जहां सरकार है, वहां एपीएमसी एक्ट लागू ही नहीं है। यानी वो तथाकथित काला कानून केरल में ही लागू है। चलिए ठीक है, यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।